नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो भी बोर्ड का सिलेबस है उसको कवर करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी से टोटल जो मैथ के क्वेश्चन है वह सॉल्व कराऊंगा मैं, और प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे पहले। उसके बाद से एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। जब एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद से कुछ कंपटीशन लेवल के जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे और कॉन्सेप्ट उसको देखा जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ मेन मेन चीजें पहले कवर कर लेते हैं कि नंबर जो है कितने तरह के होते हैं और किनको क्या क्या बोलते हैं, वह सब हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? तो वे संख्याएं जो गणना या गिनती में प्रयुक्त होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है? तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक या टोटल जो है प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। इसमें जीरो और निगेटिव वैल्यू नहीं शामिल होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। जो भी संख्या गणना के लिए यूज होती है उसके अंतर्गत जीरो नहीं प्रयुक्त होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जीरो नहीं शामिल होगा, यह याद रखना है आप लोगों को। तो अगर कहीं मैथ में कैपिटल एन यूज किया है तो इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि वह जो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं और जीरो को उसमें शामिल कर दिया जाए। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक हैं, उसमें जो है जीरो और अगर शामिल कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से। जीरो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये जो है पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं डब्ल्यू दिखे मैथ में तो इसका मतलब आप लोग समझेंगे कि वह जीरो से लगाए इनफाइनाइट तक शो कर रहा है। नेक्स्ट है अगला पूर्णांक। इसको इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है? इसको हम लोग अक्सर करके जेड से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं कैपिटल आई से भी डिनोट किया जाता है। तो हर जगह मैक्सिमम करके कैपिटल जेड ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पूर्णांक के लिए। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन है? पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक हैं। इनके निगेटिव वैल्यू को, तो जीरो का निगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, फिर उसके बाद से -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ से डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब टोटल मिला करके इधर माइनस इनफाइनाइट से इधर प्लस इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होंगी, क्या क्या? 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5, ये सब क्या बोली जाएंगी? पूर्णांक बोली जाएंगी। ठीक है। तो पूर्णांक के लिए क्या स्पेसिफिक जो अक्षर है यूज किया जाता है? कैपिटल जेड यूज किया जाता है इसके लिए। अब धन पूर्णांक कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? तो जेड प्लस से धन पूर्णांक प्रदर्शित किया जाता है और जेड माइनस से क्या? ऋण पूर्णांक प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर जेड प्लस हम लोग देखें तो वह क्या होता है? यह होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। और ऐसे ही जेड माइनस ऋण पूर्णांक क्या होता है? या -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यह जो है ऋण पूर्णांक को शो करेगा। जीरो का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जीरो को बीच में रहने देते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और इसको स्पेशली क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल क्यू से।
ठीक है। परिमेय संख्या होती क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू, ठीक है, p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और एक दूसरे के सह अभाज्य मतलब को प्राइम, ठीक है, एक दूसरे के को प्राइम हो, तथा q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, ठीक है, और क्या हो, यह q की वैल्यू जो है जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है p और q और क्या होना चाहिए, तो सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है। सह अभाज्य क्या होता है, तो ऐसी दो संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो और किसी संख्या से न विभाजित हो। ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य कहते हैं, कि ऐसी दो संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो, उसके अलावा और किसी से विभाजित न हो, उनको हम लोग सह अभाज्य या असह अभाज्य बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको को प्राइम बोलते हैं। तो यह डेफिनेशन है परिमेय संख्या का, यह याद रखेंगे आप लोग। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक है और एक दूसरे के सहअभाज्य हैं, तथा q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जीरो को परिमेय संख्या माना जाता है, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है। मतलब जितने पूर्णांक हैं, एक तरह से बोला जा सकता है कि पूर्णांक जो है वह सब क्या है, वह सब जो है परिमेय संख्या होती है। मतलब सपोज करिए अगर दो हमने लिखा तो दो को क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो p की वैल्यू 2 हो जाएगी और q की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर जीरो हमने लिखा तो जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/, यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, 0/0 डिफाइन नहीं होता है। ठीक है। तो हम लोग जीरो को 0/, कोई नंबर लिख सकते हैं ऐसे करके, या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं, 0/, मान लीजिए x हमने लिख दिया, तो यह क्या हो जाएगा, p की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी जो पूर्णांक है, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या लेना है या पूर्णांक लेना है। या जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/, सपोज करिए 5 हमने लिख दिया है, तो p की वैल्यू जीरो, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसा क्यों लिखेंगे कि क्योंकि q की वैल्यू हमें जीरो नहीं रखना है यहाँ नीचे। अगर जीरो रख देते हैं तो 0/0 जो है एक तरह से परिभाषित नहीं होता है। ठीक है। एक तरह से ऐसा कोई परिभाषित शब्द नहीं, अंक नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है। 0/0 जो है नॉट डिफाइन है। ठीक है। तो इसलिए नीचे जो है हर की वैल्यू हम लोग जीरो नहीं होने देते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो जितने पूर्णांक है वह सब परिमेय संख्याएं होती हैं, और जितनी जो है भिन्नात्मक होती हैं, जैसे 2/3, -1/2, 3/5, फिर उसके बाद -4/5, यह सब क्या है, एक तरह से पूर्णांक है। इसको थोड़ा मैं रफ करके क्लियर कर देता हूँ। यह सब जो है कुछ एग्जाम्पल हैं परिमेय संख्याओं के, ऐसे ही बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं, जो परिमेय संख्याएं नहीं है, जो परिमेय संख्याएं न हो वह जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया √3, जैसे हमने लिख दिया √5/3। ठीक है। नेक्स्ट लिख दिया 1/√2। ठीक है। ऐसे करके यह सब जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो जब भी इसको हम लोग डिफाइन करेंगे √3 को p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पे तो यह 1 हो जाएगा, q की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन p की वैल्यू क्या होगा, √3 होगा, जबकि यह पूर्णांक नहीं है। ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं।
वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसको आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और अगर पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए तो आर प्लस लिख देते हैं, और अगर नेगेटिव रियल नंबर चाहिए तो आर माइनस लिख देते हैं। ठीक है। और ये वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं? तो परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण जो होता है वही वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे 0, 1, 2, -1, -2, -5, ऐसे करके फिर √2, √3, ये सब टोटल मिला करके क्या हो जाएंगी? 1/2, -3/5। यह सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। परिमेय और अपरिमेय दोनों इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है काल्पनिक संख्याएं। तो जो वास्तविक नहीं होती हैं वह काल्पनिक होती हैं। तो काल्पनिक संख्याएं कैसे होती हैं? जैसे मान लीजिए -√2। ठीक है। तो इसको ऐसे भी करके लिखा जाता है √2i। ठीक है। या -√5 रहे, √2i, √5i। आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं -1। तो इस टर्म में यह लिखा जाता है। यह काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी संख्याएं हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट जो है सम विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन होती हैं? जो दो से विभाज्य हों। ठीक है। और विषम संख्याएं कौन है? जो दो से विभाज्य न हो। यह आप लोगों को मालूम होगा। अगला है प्राथमिक संख्याएं, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं या अभाज्य संख्याएं। तो प्राथमिक संख्याएं कौन है? तो वे संख्याएं जो कि एक और खुद से विभाज्य हों, उन्हें प्राथमिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। तो वह कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर उसके बाद 29, 31, 37। ये जो संख्याएं हैं वह क्या है? ये प्राथमिक संख्याएं हैं। यह केवल किससे विभाजित होंगी? या तो खुद से विभाजित होंगी या फिर 1 से विभाजित होंगी। ठीक है। अगर यह देखा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको माना जाता है, तो एक को नहीं माना जाता है, दो को सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना जाता है। और यही जो है अभाज्य सम संख्या भी है। दो एक सम संख्या है और यह अभाज्य भी होता है। ठीक है। तो अभाज्य सम संख्या केवल दो को माना जाता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो को ही माना जाता है। ठीक है। भाज्य संख्याएं कौन होती हैं? जो किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो जाए, कट जाए, उन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं। या फिर क्या अभाज्य के अलावे जो भी संख्याएं होंगी उन्हें भाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट, सह अभाज्य संख्याएं, जिसको को प्राइम बोलते हैं। यह क्या होता है? तो को प्राइम ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक से विभाजित हों, उसके अलावा और किसी से विभाजित न हो। ठीक है। केवल एक से विभाजित हो, उसके अलावा और किसी से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं बोली जाती है। इसी को असहभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, सहअभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं को प्राइम को बोलते हैं, को प्राइम नंबर को। इसका डेफिनेशन एक और तरीके से दिया जा सकता है। यह दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे एक दूसरे के सहअभाज्य कहलाएंगी। ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो ऐसी दो संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हों, उसके अलावा और किसी से विभाजित न हो। तो जैसे 2 और 3 का पेयर है, तो यह किससे विभाजित होगा? केवल एक से विभाजित होगा, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगा। तो यह जो है एक दूसरे के को प्राइम या सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। 2 और 3 एक दूसरे की क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसे ही 6 और 7 अगर हम लोग ले लें, तो यह केवल दोनों जो है एक से विभाजित होंगी। एक के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं होगा जिससे दोनों विभाजित हों। ठीक है। 6 तो 2 से विभाजित होगा लेकिन 7 नहीं होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, को प्राइम क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हों, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित न हो। ऐसे ही 9 और 4 हैं। 9 3 से विभाजित होता है, 4 2 से विभाजित होता है।
लेकिन ऐसी कोई संख्या एक के अलावा नहीं होगी जिससे यह दोनों विभाजित हों। तो इसलिए 9 और 4 एक दूसरे के को प्राइम संख्याएं कहे जाएंगे। ठीक है, यह अक्सर क्वेश्चन में आता है जब भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। एनसीईआरटी का मैं पहला एक्सरसाइज ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1। इसके क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो पहला इसका सॉल्यूशन क्या है कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यह बोला हुआ है कि क्या इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हाँ इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया कि 0 एक परिमेय संख्या है और इसे जो है p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब कैसे लिख सकते हैं वह हम लोग देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो सपोज करिए हमने यह 0 लिया, तो इसको ऐसे करके p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग p की वैल्यू 0 ले ले रहे हैं तो q की वैल्यू क्या लेना है? q की वैल्यू 0 नहीं लेना है। ठीक है, q की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग? पूर्णांक लेना है। 0 तो पूर्णांक है ही है, इसके अलावा कोई भी पूर्णांक 0 के अलावा। तो पूर्णांक क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग? 1 -1 2 -2 3 -3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, या कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे बट्टे क्या करेंगे? 1 -1 2 -2 3 -3, या सब कोई भी वैल्यू ले लें। अगर क्यू की वैल्यू हम इसमें से लेंगे और पी की वैल्यू अगर 0 करें तो यह वैल्यू क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके डिफाइन किया जा सकता है इसमें कि यहाँ पे देखिए p की वैल्यू p बाई क्यू अगर है तो p की वैल्यू 0 हो गया। अब q की जगह पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यह 0 ही वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया। मान लीजिए हमने -1 ले लिया तो भी 0 होगा। हमने 0 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया तो भी 0 हो गया। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेंगे, q का कोई भी पूर्णांक लेंगे, तो वह टोटल वैल्यू क्या बना देगा? 0 बना देगा। ठीक है, इन शॉर्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं, पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है, क्यू की वैल्यू जेड अगर हम लोग ले लें तो वह क्या होगा? 0 बना देगा उसको। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्याएं 2 और 3 के बीच में ज्ञात करना है। क्या 3 और 4 के बीच में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यह, 3 और 4 के बीच में है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में अगर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो इसकी दो विधि है। पहला विधि है कि मिड पॉइंट से, ठीक है, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु फार्मूला, यह आप लोग पढ़ेंगे आगे, मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है कि अगर दो बिंदु हो या दो अक्षर हो तो उनके बीच का अगर हमें अक्षर निकालना है, सपोज करिए ए और बी है, तो इनके बीच का अगर हमें निकालना है तो क्या लिखते हैं? ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो यह बीच का समझ लीजिए, यह ए है यहाँ तक
ठीक है, यहाँ तक यह ए है और यहाँ तक यह बी है। तो इनके बीच का अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ करके दो से डिवाइड कर देंगे तो बी हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ करके दो से डिवाइड करेंगे तो यह मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर ऐसे ही इसके और इसके बीच में निकालना है तो इसको और इसको जोड़ करके क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा। यह देखिए सब बीच में ही होगा, और फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा, फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा, ऐसे इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा। फिर अगर इसको और इसको जोड़ेंगे और दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे और दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ही यह सभी नंबर जो मिल रहे हैं वह ए और बी के ही बीच रहेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग करेंगे। तो पहला परिमेय संख्या सपोज करिए 3 व 4 के बीच, 4 के बीच परिमेय संख्या, संख्या कैसे निकालेंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब यह कहाँ पर मिला, यह जो है 3 है और यह 4 है, तो इसके बीच में मिला यह 7/2। यहाँ से समझेंगे आप लोग 3 और 4 के बीच। ठीक है, अब हमें कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर दें तो यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। यह फिगर थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं हम, थोड़ा समझने के लिए आसान रहेगा कि कैसे यह बीच में होगा। यहाँ पे सपोज करिए यह 3 है, यह 4 है, तो इसके बीच में हम लोगों ने निकाल लिया, कितना हो गया 7/2। अब हम 3 और 7 के बीच, 7/2 के बीच परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 7/2 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 3, यह 6 हो जाएगा। यह आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 6/7/4, मतलब यह कितना हो जाएगा 13/4। इसके बीच में क्या होगा, यह 13/4 आएगा। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे आप लोग, तो यहाँ दो एलसीएम होगा, यहाँ पे दो एलसीएम होगा और यह 2 से गुणा यहाँ पे होगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 7/2 होगा, 2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7×6 13 हो जाएगा ये। तो 13/2 एक और मिल गया हमें। फिर सपोज करिए एक और हम इसी के बीच निकाल रहे हैं, इसी के बीच। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 व किसके बीच, 13/4 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगा, 3 प्लस 13/4, दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। फिर एलसीएम लेंगे इसका, तो 4×3 12 हो जाएगा, यह 12 प्लस 13 बटे यह 4 नीचे आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, मतलब यह हो जाएगा 25/8, मतलब यह यहाँ पे होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यह होगा कितना, 25/8। अब और अगर निकालना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो इन दोनों का 3 और यह 25/8 ले लीजिए, या फिर यह 25/8 और यह 13/8 ले लीजिए, या फिर यह ले लीजिए 13/4 और 7/2, इसके बीच का निकाल लीजिए तो भी एक और नंबर मिल जाएगा जो यह 3 और 4 के बीच होगा। सपोज करिए हम 13/4 और 7/2 के बीच निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई भी निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो हम निकाल रहे हैं वही निकालिए। ठीक है, लेकिन यह होना चाहिए कि इनके बीच ही आना चाहिए, 3 और 4 के बीच ही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 8 का भाग अगर 25 में दें हम लोग तो कितना आएगा, 8×3 = 24 पॉइंट, यहाँ पे 1 होगा, 0.1 करके आएगा, 3.1 यह वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है तो 4×3 12 होगा और 0.12, 3.2 के आसपास यह वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यह 3 और 4 के बीच ही होगा। अब इसको अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 13/4 प्लस 7/2 अपान 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह एलसीएम 4 होगा, 4 नीचे आ जाएगा, 8 हो जाएगा यह। ठीक है, यह 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 13 होगा ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा 14, मतलब कितना हो गया, यह 27/8।
अगर इसको भी कैलकुलेट करिए तो 8 3 का 24, ठीक है, 8 3 का 24 होगा। और 8 3 का 24 3.3 के आसपास ये आएगा, ठीक है। तो यह कहाँ पर होगा, यह यहाँ पे कहीं होगा। कितना, 27/8। अभी कितने नंबर हुए, एक 7/2 हो गया, 13/4 हो गया, 25/8 हो गया, यहाँ पे 27/8 हो गया। अब इनके बीच का भी निकाल लीजिए कुछ। क्यों, क्यों इनके बीच का निकालेंगे, क्योंकि अगर इनके बीच का निकालते हैं तो नंबर बहुत बड़ा होता जाएगा। अब तो इसलिए इनके बीच का अगर हम लोग निकाल लें तो भी वह क्या होगा, 3 और 4 के बीच ही होगा। यहाँ 7/2 व 4 के बीच अगर हम लोग निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किन्हीं दो के बीच भी निकाल सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं सिलेक्ट किया हूं वही हो, ठीक है। इसमें 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं देना है तो कोई भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 7 होगा, यह 8 होगा, यहाँ 4 होगा, यह हो जाएगा 15/4, ठीक है। अभी कितना हुआ, 1 2 3, और यह 4 या 5 हो गया। अब यहाँ यह इसके बीच आएगा, किसके बीच, यहाँ पे 15/4 आ गया। अब इसके बीच का निकाल लीजिए एक, या इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, किन्हीं के बीच का भी। सपोज करिए हम इनके बीच का निकाल रहे हैं, कितना, 15/4 व 4 के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15/4 प्लस 4 अपान 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस यह हो जाएगा 16/8। तो यह कितना हो जाएगा, 31/8, ठीक है। इसके बीच कहीं यहाँ पे यह होगा 31/8, ठीक है। तो यह जो है टोटल 6 परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। टोटल यह कितनी हो गई, 6 परिमेय संख्याएं हो गई जो हमसे पूछा हुआ है। तो यह निकालने का तरीका है, जैसे भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे इसको करना है, ठीक है। यह एक विधि है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरी विधि मैं बताऊंगा, इसको अभी रब कर दे रहा हूं, अभी थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूं स्टॉप करके, स्क्रीन को नोट कर लीजिएगा। दूसरा मेथड क्या है, यह थोड़ा सिंपल है। सेकेंड मेथड जो है थोड़ा सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, जितना परिमेय संख्या बोला रहे उसमें क्या करना है, एक जोड़ लेना है, ठीक है। तो 6 परिमेय संख्या बोला है, तो क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 6 + 1 टोटल हो जाएगा 7। 7 से क्या करना है, 7 से दी गई संख्याओं में गुणा और भाग कर लेना है, गुणा और भाग कर लेना है, ठीक है। तो दी गई संख्याएं कौन कौन है, 3 है। 3 से अगर इसमें क्या किया जाए, 7 से गुणा और भाग किया जाए, और ऐसे ही 4 में जो है 7 से गुणा और भाग किया जाए, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 21/7। और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 28/7, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यह थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं। अब इसमें आगे क्या करना है, तो इसमें एक एक जोड़ते जाना है। जैसे यह 21/7 तो यही है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, सेम नंबर से हम लोग डिवाइड किए हैं और गुणा किए हैं। अगर इसको काटा जाए तो यही मिलेगा, 3 ही मिलेगा, क्योंकि 7 × 21 होता है और यहाँ 7 × 4 = 28 होता है। अब इसमें क्या करना है, एक एक करके बढ़ा लेना है। कितना, यह 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 28/7 आ जाएगा। यह क्या है, यह यही नंबर है, और यह जो है यह नंबर है, ठीक है। तो इनके बीच यह जो 6 गो संख्याएं मिली हैं, यह क्या होंगी, यही 6 परिमेय संख्याएं होंगी, 6
परिमेय संख्याएं यही होंगी। तो ये वाला मेथड काफी आसान होता है, और यह जरूरी नहीं है कि दोनों से जो है मैच ही करे, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड से जो परिमेय संख्याएं आ रही हैं वह मैच ही करें, मतलब सेम ही हो। ठीक है, यह तो यह वैल्यू जो है 3 ही है, और यह वैल्यू जो है 4 ही है। ठीक, और इनके बीच यह जो है परिमेय संख्याएं है 6। तो इस मेथड से काफी आसानी से निकाला जाता है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोले उसमें एक जोड़ करके उस संख्या से जो भी आए उससे क्या करना है, दी गई संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा और भाग कर लेना है दोनों में। फिर उसके बाद से जो छोटी संख्या होगी उसमें एक एक जोड़ते हुए, ठीक है, अंश में एक एक जोड़ते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, अंश में एक एक जोड़ना है। ये नहीं कि 21/7 + 1 ऐसे करके नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा टोटल 28/7 या 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं जोड़ना है, केवल अंश में जोड़ना है एक, हर से नहीं मतलब या टोटल में नहीं जोड़ना है, एक एक जोड़ते हुए चले जाना। अगर यह 22/7 की वैल्यू देखें हम लोग, तो यह कितना होगा, 7×3 = 21.1, 3.1 के आसपास समथिंग आएगा। अगर यह 7/25/7 का अगर हम लोग देखें तो कितना इसकी वैल्यू आएगा, 7×3 = 21, और 4 40 हो गया, 7×5 = 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 3.5 समथिंग आएगा यह। ठीक है, 3.5 समथिंग आएगा यह, मतलब 3 और 4 के बीच ही होगा। तो यह मेथड काफी आसान है। इसी से आप लोग, अगर यह पर्टिकुलर लिख नहीं रहा है एग्जाम में कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो इसी मेथड का यूज करें। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जितना परिमेय संख्या बोलेगा उसमें एक जोड़ लेना है और उससे गुणा और भाग करके अंश में एक एक जोड़ते हुए चले जाना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी जितनी भी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का ही अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।